दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी द फाइनेस्ट आवर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत 1952 से होती है और हम बर्नार्ड वेबर को देखते हैं। इसे सभी लोग बर्नी बुलाते हैं। बर्नी मैसाचुसेट्स में एक कोस्ट गार्ड है। बर्नी को इस शहर में एक लड़की से प्यार हो गया है और आज बर्नी उसी से मिलने आया है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उसका नाम मिरियम है। बर्नी और मिरियम एक दूसरे से अभी तक लेटर्स के जरिए बात करते थे, लेकिन आज वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। इन दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम बर्नी और मिरियम को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर मिरियम बर्नी से शादी करने के लिए कहती है। बर्नी कहता है कि मैं एक कोस्ट गार्ड हूँ और रूल्स के मुताबिक मुझे अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। मिरियम और बर्नी 16 अप्रैल को शादी करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ सीन एक बहुत बड़े शिप की तरफ मुड़ता है। इस शिप का नाम पेंडल्टन है। ये पेंडल्टन शिप समुद्री तट से 10 मील दूर एक बहुत बड़े तूफान में गिर जाता है। ये तूफान काफी भयंकर होता है और ऊपर से हाल ही में पेंडल्टन शिप में क्रैक्स की मरम्मत हुई है। तूफान की वजह से वो क्रैक्स फिर से खुल जाते हैं और शिप के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इस शिप का एक क्रू मेंबर कैप्टन को इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए ऊपर डेक पर जाता है, लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाता है कि शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इस शिप का आगे वाला हिस्सा उसकी आंखों के सामने पानी में डूब जाता है। ये देखने के बाद इस शिप पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी इस शिप पर मौजूद एक इंजीनियर उनसे कहता है कि हम इस तूफान में लाइफ बोट में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तूफान की वजह से लाइफ बोट डूब जाएगी। इससे अच्छा है कि हम इस शिप को रेत की पटरी पर चढ़ा दें। रेत की पटरी पर हम आराम से मदद मिलने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें शिप के इस पिछले हिस्से को मैनुअली चलाना होगा। वो उनमें से कुछ आदमियों को अपने साथ ले जाकर शिप को मैनुअली चलाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बाकी लोग लाइफ बोट में यहाँ से निकलने वाले हैं। इसीलिए वो डेक पर आकर उस लाइफ बोट को पानी में फेंक देता है। पानी में गिरते ही वो लाइफ बोट तबाह हो जाती है और इसके बाद वो अपने साथियों को समझाता है कि अगर तुम लोग इस लाइफ बोट में नीचे जाते तो अभी तक तुम लोगों की जान भी चली गई होती। इससे अच्छा है कि तुम लोग मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। यहाँ सीन कोस्ट गार्ड स्टेशन की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम बर्नी को देखते हैं। बर्नी अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेने वाला था, लेकिन तभी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि समंदर में SS फोर्ट मर्सर नाम का एक शिप तूफान में फंस गया है और उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसलिए बर्नी का कमांडिंग ऑफिसर क्लफ अपने सभी ऑफिसर्स को उस शिप के मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए भेज देता है, लेकिन इसके बाद ही उन्हें पेंडल्टन के बारे में भी पता चल जाता है कि उसके भी SS फोर्ट मर्सर की तरह 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर ज्यादा क्रू मेंबर्स मौजूद नहीं थे क्योंकि वो ऑलरेडी फोर्ट मर्सर की तरफ निकल चुके थे। इसलिए क्लफ बर्नी को एक टीम बनाकर पेंडल्टन के पास जाने के लिए कहता है और वहाँ से उसके क्रू को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। उन सभी को पता था कि समंदर में अभी भयंकर तूफान चल रहा है, इसलिए कोई भी बर्नी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं था और ना ही उन्हें यकीन था कि बर्नी उन्हें पेंडल्टन शिप तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 कोस्ट गार्ड्स बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बर्नी उन्हें लेकर अपनी बोट की तरफ निकल जाता है, लेकिन निकलने से पहले उसे मिरियम का कॉल आता है। बर्नी कॉल को सुन लेता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता और अपनी छोटी सी बोट में बैठकर पेंडल्टन शिप की तरफ निकल जाता है। मिरियम को बर्नी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो कोस्ट गार्ड स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि बर्नी अपने क्रू को लेकर पेंडल्टन शिप के पास गया है। वहां पर मिरियम को ये भी पता चलता है कि इस हालत में बर्नी का उस शिप के पास पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि समंदर में बहुत ही भयंकर तूफान चल रहा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है और इस सब के बाद उन्हें रेत की पटरी को पार करना है। अब ये सब जानने के बाद मिरियम कमांडिंग ऑफिसर क्लफ के पास जाती है और उसे बर्नी को वापस बुलाने के लिए कहती है। इस बात से क्लफ को गुस्सा आता है और वो मिरियम को डांटता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिरियम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ सीन बर्नी की तरफ मुड़ता है, जो अपने साथियों के साथ पेंडल्टन शिप की तरफ बढ़ रहा था। कुछ टाइम तक सफर करने के बाद वो लोग रेत की पटरी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर
बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि रेत की पटरी क्या होती है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि समंदर में कई जगहों पर रेत के टीले बने होते हैं जो पानी के बहाव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। इन रेत की पटरियों के साथ पानी टकराकर एक लहर में बदल जाता है और कभी कभी ये लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। रेत की पटरी पर बोट चलाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ने के बाद आपकी बोट डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, बर्नी अपने साथियों के साथ उन लहरों के ऊपर चढ़ जाता है। रेत की पटरी पर ये लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी, लेकिन बर्नी भी उनके सामने हिम्मत नहीं हारता। वो उन लहरों का डटकर मुकाबला करता है। इन लहरों की वजह से उसका कंपास भी खो जाता है और अब उनके पास आगे जाने के लिए कंपास भी नहीं है। लेकिन फिर भी बर्नी हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार उन लहरों के ऊपर से आगे बढ़ता है और यहाँ सीन पेंडल्टन शिप की तरफ मुड़ता है। पेंडल्टन शिप का इंजीनियर उस टुकड़े को किसी तरह से रेत की पटरी पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी तूफान की वजह से उठने वाली लहरें उनकी शिप को आगे धकेल रही थी और ऊपर से उनकी शिप में लगातार पानी भर रहा था। पानी भरने की वजह से उनकी शिप वैसे ही डूबने वाली थी। उनके पास अब प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो लोग मदद का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। शिप में धीरे धीरे पानी भरने की वजह से उस शिप पर लगे हुए जनरेटर में भी पानी चला जाता है, जिससे शिप पर मौजूद सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ सीन बर्नी की तरफ मुड़ता है। बर्नी जैसे तैसे करके उस रेत की पटरी को पार कर लेता है और रेत की पटरी को पार करते ही वो पेंडल्टन शिप के पास पहुंच जाता है। शिप पर मौजूद लोग बर्नी और उसकी बोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनके अंदर जीने की एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है। अब उनका सामना सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ होता है। बर्नी की बोट टोटल 12 लोगों को ही कैरी कर सकती है, लेकिन पेंडल्टन शिप पर टोटल 32 क्रू मेंबर्स बचे हुए थे। यानी एक बार में ही बर्नी उन सभी लोगों को अपनी बोट पर नहीं बिठा सकता। उन सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए उसे 3 बार इस शिप तक आना होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 बार रेत की पटरी को पार करना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। और ऊपर से पेंडल्टन शिप भी धीरे धीरे डूब रहा था, इसलिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो एक ही बार में इन 32 लोगों को अपनी बोट पर बिठाएगा। अब शिप पर बचे हुए क्रू मेंबर्स एक एक करके बर्नी की छोटी सी बोट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सभी मेंबर्स बर्नी की बोट पर आते हैं, उसी वक्त पेंडल्टन शिप भी पानी के अंदर डूब जाता है और बर्नी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी अभी भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब बर्नी को ये पता नहीं था कि उसे किस दिशा में वापस जाना है, क्योंकि उसका कंपास खो गया था और ऊपर से उसकी बोट पर 32 लोग सवार थे। 32 लोगों का भार लेकर वो रेत की पटरी को वापस पार नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने कोस्ट गार्ड स्टेशन से संपर्क करता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में बता देता है, जहाँ पर क्लफ उससे कहता है कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ मत आओ, बल्कि तुम खुद से 5 मील दूर फोर्ट मर्सर के पास चले जाओ। वहाँ पर जो लोग रेस्क्यू मिशन के लिए गए हैं, उनके पास बड़ी शिप है। जिन लोगों को तुमने पेंडल्टन से रेस्क्यू किया है, उन्हें उसी शिप में बिठाओ, तभी तुम यहाँ आ सकते हो। क्लफ को ये नहीं पता था कि बर्नी का कंपास खो गया है, इसलिए बर्नी अपने रेडियो को बंद कर देता है। अब बर्नी को जो कुछ भी करना था वो उसे बहुत सोच समझकर करना था। बर्नी अपनी बोट पर सवार लोगों को मोटिवेट करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में घर पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम सभी लोगों को हिम्मत रखनी होगी और मुझ पर भरोसा करना होगा। सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और बर्नी समंदर में अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। यहाँ सीन मिरियम की तरफ मुड़ता है। मिरियम सभी लोगों को लेकर कोस्ट गार्ड स्टेशन पर पहुंचती है। वो सभी लोगों से अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स ऑन करवाती है, ताकि बर्नी इस लाइट को दूर से देख सके और कोस्ट गार्ड स्टेशन की तरफ आ सके। बर्नी को समंदर की जितनी भी नॉलेज थी वो उसका इस्तेमाल करता है और समंदर में चल रही हवाओं की दिशा का पता लगाकर वो कोस्ट गार्ड स्टेशन की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसे कोस्ट गार्ड स्टेशन पर मौजूद लाइट्स दिख जाती हैं, जिन्हें देखकर उसकी बोट पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और जवाब में वो भी अपनी रेस्क्यू लाइट को ऑन करता है, ताकि कोस्ट गार्ड स्टेशन पर मौजूद लोग उसकी बोट को देख सकें। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद लोगों को उसकी बोट दिखने लगती है
उसकी बोट को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब बर्नी कुछ देर बाद कोस्ट गार्ड स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग अपनी फैमिलीज से मिलते हैं। बर्नी और मिरियम भी एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। मिरियम बर्नी को किस करती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि बर्नी और उसके साथियों ने उस रात जिस कारनामे को अंजाम दिया उसे आज तक कोस्ट गार्ड हिस्ट्री का सबसे अच्छा रेस्क्यू मिशन माना जाता है। बर्नी और उसके साथियों को इस कारनामे के लिए गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से नवाजा गया। इसके बाद मिरियम और बर्नी ने उसी दिन यानी 16 अप्रैल को शादी कर ली। वो दोनों 58 साल तक शादीशुदा रहे और 2009 में 81 साल की उम्र में बर्नी की डेथ हो गई।